उप मुख्यमंत्री पद का पदभार जो है वो ग्रहण नहीं किया है। जी हाँ। शपथ तो ले ली है, लेकिन हाँ। उन्होंने ऑफिस जो है वो ज्वाइन नहीं किया है एकनाथ शिंदे ने। तो नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी उनके साथ वही कर सकती है जो एकनाथ शिंदे के साथ किया था। तो नीतीश कुमार काफी कुछ सोच कर चल रहे हैं। सूचनाएं ये भी है कि नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की आपस में कुछ बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि तेजस्वी यादव जो है वो इस समय नीतीश कुमार से नाराज बताए जाते हैं, तेजस्वी की इच्छा नहीं है ऐसा समझा जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन इसको स्ट्रेटेजी भी समझा जा सकता है। इसको स्ट्रेटेजी भी समझा जा सकता है कि नीतीश तेजस्वी ऊपर से ऐसे बोलते रहे और आपस में एक दूसरे के साथ बोलते रहे और फिर जो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार का भी इन जब खबरों के बीच नीतीश कुमार का भी एक बयान आया कि वो नहीं पलटने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, उनका भी बयान आया, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और बार बार जो है वो ये कहते रहते हैं कि अब हम गलती हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। और बार बार जो पैर छूने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी की करते हैं, तो वो भी सब एक नीतीश कुमार का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं है किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल, और ये समय है कि ये दबाव काम आएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार इन्हीं दोनों की पार्टियों की बदौलत टिकी हुई है। और अगर जिस तरह से देखा जाए तो 5 सांसद लोकसभा में एलजेपी के हैं, चिराग पासवान की पार्टी के, 12 सांसद नीतीश कुमार की जेडीयू के हैं, उधर एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, 16 तेलुगु देशम पार्टी। यानी ये पार्टियां अगर जरा भी बगावत का रुख अपनाती हैं, एनडीए से नाराजगी दिखाती हैं, तो सरकार को कई मौकों पर 6 महीने के भीतर ही कई मौकों पर झुका चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से ये दबाव की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी जो छापेमारी हो रही है सहयोगी दलों के नेताओं और उनके नेताओं के करीबियों के यहाँ, उसको देखते हुए केंद्र की सरकार कब संकट में आ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अगर बिहार की सरकार यहां पर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं, तो नीतीश कुमार के पलटने का सीधा मतलब होगा कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है उस पर खतरे मंडराने लग जाएंगे। खतरा आ ही जाएगा सीधे तौर पर। बिल्कुल समीर जी, खतरा आ ही जाएगा, खतरा आ ही गया है। इस वक्त मोदी सरकार खतरे में ही चल रही है जी, एक तरीके से आप समझा जा सकता है। और अमित शाह के वक्तव्य को लेकर तो काफी ज्यादा बवाल जो है वो मचा हुआ है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है किसी भी तरीके से। और आप देखिए कि कल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि में पहुंचे थे अमित शाह, उनका चेहरा बुझा बुझा सा था, वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे अपने सहयोगियों से, किसी से भी जो अगल बगल भी बैठे हुए थे उनसे। तो अमित शाह का बयान काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। और जो 25 दिसंबर को बैठक बुलाई गई एनडीए की जेपी नड्डा के आवास पर, उसमें साफ तौर पे ये समझ में आया कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और उनकी पार्टी की तरफ से जो राजीव सिंह ललन सिंह पहुंचे भी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी जो थे उन्होंने बाहर आके कहा कि मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का भी कोई वक्तव्य नहीं था कि हम उसका समर्थन करते हैं। जी हाँ। अमित शाह के बयान का समर्थन कोई नहीं कर रहा है और अमित शाह अकेले मतलब अलग थलग एनडीए में बीजेपी में पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। ये साफ समझ में आता है, नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है, चिराग पासवान को भी समझ में आ रहा है कि जब तक अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है तो अमित शाह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना बहुत बड़ा नुकसान जो है इन दलों को होगा, क्योंकि इनका मतदाता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अमित शाह जो है वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर बने हुए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। और यही बात है कि वो अब सहयोगी दलों के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो इनका समर्थन करें। 25 तारीख की जो बैठक रही जेपी नड्डा के घर पर जिसमें अमित शाह रहे, उसमें वो बुलाई ही इसीलिए गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल हमलावर हैं अमित शाह के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर, उसी तरह से एनडीए के घटक दल हमला करें इन इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर। और निश्चित तौर पर उसमें एक तो नीतीश कुमार गए नहीं, एकनाथ शिंदे भी नहीं गए, और एकनाथ शिंदे गए थे, लेकिन उसको लेकर जो जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है एनडीए के घटक दलों पर, उस दबाव को भी ये मुझे लग रहा है अमलेदु जी की ये नेता सोच रहे हैं कि ये अच्छा मौका है कि निकल ले। और चूंकि अगर ये दबाव बनाया गया, इन्होंने अगर इस पे समर्थन किया बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं फिर जो मतदाता है वो खिसक जाएगा, पूरी तरह से खिसक जाएगा। वैसे ही बीजेपी के साथ बने रहने पर इन घटक दलों के ऊपर तलवार लटकी है कि इनका अस्तित्व कब तक रहेगा ये पता नहीं। हाँ बिल्कुल, अब समीर जी, और ये एक तरीके से देखा जाए बड़ा संकट जो है इनके सामने सबके सामने खड़ा हो गया है।
और ये साफ समझ में आ रहा है कि मतलब बीजेपी जो कर रही है उसका असर इन दलों के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी अपनी तो राजनीति कर रही है लेकिन इसका संकट जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, असर जो है वो इन दलों के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि इनका मतदाता जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया जाए। दूसरा समझिए जिस तरीके से ईडी का मसला जो है वो आ रहा है और ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दबाव बनाने की कोशिश की एक तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर, तो इससे अब दोनों की समझ में आ गया है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी दोनों को रगड़ देगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि बिहार में भी इनकी सरकार ना रहे और केंद्र में भी अब नरेंद्र मोदी सरकार से बाहर जाए, ये दोनों की इच्छा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और ये हरियाणा बहुत बड़ा उदाहरण है। हरियाणा में भी पहले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक वहां गठबंधन किया और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, लेकिन दोनों ही पार्टियों के साथ क्या किया और उसका मकसद जब पूरा हो गया, अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, तो फिर गठबंधन के घटक दलों के साथ जो बर्ताव रहा, बिहार में नीतीश कुमार को भी वही दिख रहा है और नीतीश कुमार उसका दंश झेल भी चुके हैं। और दूसरी ओर अब लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं, उनको भी ये आशंका दिख रही है और जरा सी उनकी जो बैठक होने लगी यानी तेजस्वी यादव से मुलाकात भर हो गई, इसकी भनक लग गई और उसके बाद उनके सहयोगियों के यहाँ ईडी के छापेमारी शुरू हो गई। इसका मतलब उनको ये संकेत दे दिया गया कि आप अगर जरा सा भी इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स आपके यहां भी जाने से कतराएंगे नहीं, वो चले जाएंगे। और ये आरोप तो लगातार लगते ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर कि कैसे वो सहयोगी दलों को और अपने विरोधियों को अपनी तरफ करने के लिए और सहयोगी दलों को अपने साथ बनाए रखने के लिए ईडी, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। बावजूद इसके कि इन एजेंसियों को बार बार फटकार लगती रहती है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो अब सीधे तौर पर बिहार के जो सहयोगी दल है, लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, वहां भी बगावत के स्वर जहां उठने लगे तो तुरंत ही ईडी और सीबीआई भी वहां पहुंचने लगी। अब उसके बाद क्या होना है, खिचड़ी पक रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी खबर वहां से मिल सकती है। और जैसा हमारे साथी अविनाश बता रहे थे कि चूंकि 14 जनवरी तक कोई नीतीश कुमार कम से कम कोई किसी फैसले की घोषणा नहीं करेंगे, तो 14 जनवरी तक केवल तैयारियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार आज दिल्ली में है, कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात होगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाएंगे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होनी तय है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जिस तरह से वो कट रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली में बैठक हुई तो उसमें नहीं आए और अब अमित शाह जब पटना जाने वाले हैं तो उस दिन भी वो वहां नहीं रहेंगे, उनका पहले से तय कार्यक्रम है उनकी यात्रा का। तो ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी से दूरियां और इंडिया गठबंधन से नजदीकियां कुछ न कुछ गुल खिलाने वाला है। हाँ बिल्कुल समझिए, कुछ ना कुछ गुल खिलने वाला है। और आप देखिए नीतीश कुमार इधर जो है वो इंडिया गठबंधन पे कोई बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, ना मोदी के समर्थन में इस समय कोई बात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। इधर चिराग पासवान भी जो है वो बिल्कुल खामोश हैं, तो दोनों के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मन की बात दोनों की अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही है और लगता ही है कि इनकी बात निकल कर सामने तभी आएगी जब अंदर सारी चीजें पक जाएंगी, तब इनकी मन की बात सामने निकल कर आएगी। समझिए जी बिल्कुल, तो मन की बात नहीं निकल कर आ रही है सामने और लेकिन मन में चल बहुत कुछ रहा है, बैठकें चल रही हैं, वार्ताएं चल रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सारी चीजों की भनक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी है और वो इसको रोकने की कोशिश भी कर रही है। रोकने का सबसे बढ़िया तरीका उसके पास है, जांच एजेंसियां उनका उपयोग कर रही है। हाँ, जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। और दूसरा समझिए जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में घपले हुए जी, तो उस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी करेगी। नीतीश कुमार को ये भी समझ में आ रहा है जी हाँ, कि ये इस तरीके की घपलेबाजी है यहाँ भी करेगी और फिर जैसे एकनाथ शिंदे को निकाल के
बाहर कर दिया, इसी तरीके से नीतीश कुमार को बाहर कर देगी। अब एकनाथ शिंदे का तो 12वीं के बाद इंटर हो गया और हाई स्कूल भी हो गया 12वीं के बाद, लेकिन नीतीश कुमार तो अब 12वीं के बाद इंटर और 12वीं के बाद हाई स्कूल नहीं करेंगे नीतीश कुमार। अब वो तो 6 बार के मुख्यमंत्री हैं। 6 बार। अब डिप्टी सीएम उनको बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ, तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है नीतीश कुमार को कि जी। बीजेपी जो है वो आखिरी समय में नीतीश कुमार का 12वीं के बाद इंटर और इंटर के बाद हाई स्कूल कराना चाहती है। तो नीतीश कुमार ऐसे कैसे कर लें? तो नीतीश कुमार अब मोदी जी का कराएंगे 12वीं के बाद इंटर और हाई स्कूल। जी। तो ये तैयारियां दोनों में शुरू हो रही हैं। इधर अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने आज बहुत गंभीर आरोप समीर जी लगाए हैं। हाँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वोटर लिस्ट में धांधलियां करी थी, उसी तरीके से दिल्ली में भी धांधलियां की जा रही हैं। अकेले उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 5000 वोट काटे गए हैं, 7500 वोट नए डाले गए हैं। और उनका कहना है कि अगर यही करना है इसी तरीके से 12% तक वोट आपको हटा देने और नए वोट डाल देने हैं, तो फिर आपको चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्यों है? जी। अगर हम लोग सुनते हैं, सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को क्या कहा है, किस तरह के आरोप लगाए हैं। पहले भी एजेंसी में 11,000 वोट कम कर दिए जा रहे हैं और इस तरह की तमाम जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर ये कवायद चल रही है। और जो नाम काटे जा रहे हैं और नाम जोड़े जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिफारिश से जोड़े जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। सीधे तौर पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहमति से कर रहा है, उनके फायदे के लिए कर रहा है और उनसे सलाह लेकर कर रहा है। जी, उसकी पुष्टि हो रही है। जी बिल्कुल, इसी की पुष्टि हो रही है और ये चीज अब समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ही लेकर आए थे, तो नीतीश कुमार को ये जानकारी नहीं होगी क्या? बिल्कुल, हाँ। तो नीतीश कुमार अभी से सोच के चल रहे हैं कि आगे बीजेपी क्या करने वाली है और क्या खेल करेगी। तो नीतीश कुमार पहले सतर्क है, बीजेपी को कोई मौका ही ये नहीं देंगे कि क्या किया जा सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में सरकार में शामिल रहेगी इस समय नीतीश कुमार के साथ में, तो फिर वही करेगी जो उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार कोई भी ऐसा अवसर देना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को कि वो बिहार में वो खेल कर सके जो उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में किए। तो इसलिए नीतीश कुमार अब सतर्क हो गए हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं यही बता रही हैं कि नीतीश कुमार अब मोदी जी को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं और इस उनके इस अभियान में अब जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल दिखाई पड़ रही है सीधे तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के भी रिश्ते जो अब दिख रहे हैं वो साफ ये बता रहे हैं कि न सिर्फ बिहार में सरकार बदलने की तैयारी हो रही है बल्कि उसका असर केंद्र पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। क्योंकि अगर लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार